हेलो दोस्तों, आज यूपीएससी का प्रदूषण का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के पीवाई के क्वेश्चन है। अरे देखो, मैंने इसको डिज़ाइन भी बना दिया। चलो 2015 से और 24 तक के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2015 का, इसमें बोल रहा है ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई एज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्लाई एज का उपयोग भवन निर्माण के ईंटों का उत्पादन में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। फ्लाई एज एक कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। यूपीएससी का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ये संभावना ज़्यादा व्यक्त करता है, किया जा सकता है, कर सकता है, कुछ हो सकता है। ये चीज़ें यूपीएससी ज़्यादा ही देखती है। फ्लाई एज केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फ्लाई एज कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, एक विषाक्त तत्व नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि इसमें कीवर्ड आ गया कि केवल। यूपीएससी इन चीज़ों को बहुत ही रेयर केस के अंदर सही करती है, जैसे केवल हो गया, सभी हो गया। किसी वाक्य के ऊपर जोर दे के बोलती है सभी ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इन चीज़ों को यूपीएससी अधिकतर गलत मानती है। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन इज द रॉन्ग आंसर, तो 1 and 2 द राइट आंसर। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑन दी फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फ्लाई एज का उपयोग भवन निर्माण की सामग्रियों कंक्रीट के सीमेंट के स्थान पर निर्माण किया जा सकता है। इनमें से इन तत्वों को बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, थैलियम, सेलेनियम और मोलिब्डेनम पारा के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की परिकल्पना करने के साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार किया जा सकता है। अब इसमें बोल रहा है कि शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतर कहाँ देखा जाता है? अपने दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखा जाता है, जो कि हरियाणा पंजाब में वो क्या बोलते हैं उनको यार, वो अपशिष्ट जलाते हैं ना, उनको जलाने से दिल्ली में हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। देखो मीथेन तो शहरों की गुणवत्ता को गिराने के लिए मीथेन होती है। साधारण निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को विचार किया जा सकता है। विचार मीथेन के ऊपर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीथेन मानव निर्मित परिकल्पनाओं से होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दहन से होती है, दहन से उत्सर्जित होती है, जो कि इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 श्रेणियों में बांटा जाता है: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 प्रदूषकों जैसे कि PM10, PM2.0, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया और लेड, इन पर विचार किया जाता है। ये हमें बहुत ज़रूरी है ये याद रखना एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक बॉडी के तौर पे, क्योंकि हमें प्रदूषण का दिल्ली बल्कि सबसे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर, राजधानियों के अंदर आती है, तो हमें प्रदूषण के कारक हमें बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि PM10, PM2.0 या तो पर्टिकुलर मैटर होता है, जैसे कि इसके अंदर 6 तत्व लिए जाते हैं, जैसे ऑक्साइड्स लिए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड अमोनिया और PB मतलब लेड सीसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया गया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लिया गया है, इसे मान सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड को लिया गया है, और मीथेन CH4 ये भी लिया गया, और इसके साथ क्या है? PB लेड सीसा भी है, सीसा भी इसके अंदर लाया गया है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट कैंसिल होते इसमें 3 ऑप्शन कट जाते हैं। देखो,
कौन कौन से आउट हो गए, फर्स्ट कैंसिल से फर्स्ट आंसर गलत, सेकंड थर्ड एक ऑप्शन हमारा बी आंसर निकल के आ जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट को। चलो हम आगे चलते हैं। ये हो गए प्रदूषक, हो गए प्राथमिक द्वितीय प्रदूषक होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने हानिकारक पदार्थ है, ये पीडीएफ में मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह के देशों में से एक अनोखी पहल है। जैसे हम मान सकते हैं इसमें डायरेक्ट अप्लाइड दे रखा है ये एप्लीकेशन बेस पे, जैसे कि क्या बोल रहा है, जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन G20 या G20 के देशों की एक अनोखी पहल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सीसी मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोराइड कार्बन पर केंद्रित होता है। अब इसके अंदर हम देखो एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे वो बोल रहा है कि G20 अनोखी पहल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर G20 जैसे हम माने G20 मात्र इसी पे आधारित तो नहीं हो सकता, और इसी पे आधारित नहीं हो सकता तो इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। वो बोल रहा है कि न्यूनीकृत करने के लिए, प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने के लिए, प्रदूषक के अलावा उसका जो विचार इन पे भी आ सकता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के ऊपर, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है इसके ऊपर। तो इस ऑप्शन को हम एक तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि अनोखी पहल एक मात्र पहल तो ये तो नहीं हो सकती। और ये बोल रहा है कि जलवायु का मीथेन का और काला कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोल सकते हैं, ये तीनों हम इसके जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन का मान सकते हैं। इसमें इसलिए मान सकते हैं जैसे कि हम इसको माने कि जैसे कौन कौन से हो गया, मीथेन हो गया और काला कार्बन हो गया और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। अब ये तीनों पर्यावरण वायुमंडल को गर्म करती हैं, और वायुमंडल के अत्यधिक तापमान के कारण, जैसे कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का जल स्तर ऊपर हो रहा है, तो ये एक पहल हो सकती है। जैसे कि हम पूरा यूपीएससी के अंदर सब कुछ हमें पता नहीं रह पाता, तो हम कुछ हमारी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम अनोखी पहल है, अब इसमें कीवर्ड आ रहा है तो कीवर्ड को भी देखना पड़ेगा। अनोखी पहल, एकमात्र पहल, ये तो एकमात्र, अनोखी, केवल, ये यूपीएससी के कीवर्ड होते हैं जो कि गलत होने के मैक्सिमम चांस इसको मान सकते हैं। ऐसे नहीं, हमारे नॉलेज का भी यूज करना होता है। अब देखें जैसे जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन की एक पहल है, 2 तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 2। जैसे अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक देखो कौन कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन हो गया, VC हो गया, ओजोन हो गया। तो ये जलवायु के अल्पजीवी, जैसे कम समय के लिए वायुमंडल में रह पाते हैं और कम समय के लिए अधिक तापमान रखते हैं। जैसे कि मीथेन है जो कि हमारे चावल के अपशिष्ट हो गया, गेहूं के अपशिष्ट हो गया, इनके जलाने के ऊपर वायुमंडल में इसमें कम समय के लिए रह पाती है, पर ये वायुमंडल को कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उनके अधिक मात्रा में गर्म रखती है वायुमंडल को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। जलवायु स्वच्छ गठबंधन एकमात्र वैश्विक, जैसे हम देखो इसको देखें, एकमात्र वैश्विक प्रयास है जिसके सरकारों, नागरिकों, समाज, वायु, निजी एकजुट जलवायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता सुधार, जलवायु संरक्षण प्रतिबद्धता गठबंधन, मीथेन, ब्लैक कार्बन, ये आ गया देखो, मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFC उत्सर्जन का निपटान करता है। एकमात्र संगठन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का, UNEP, बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारों के प्रदूषकों को सामूहिक चुनौती के रूप में स्वीकारा है। इसमें निपटान के लिए प्रथम प्रयास आरंभ करने हेतु एक साथ आए गठबंधन के 33 देश साझेदार है। ध्यान ये कोई इसमें इतना वो है नहीं। 17 अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, 45
गैर सरकारी तो भारत एकमात्र, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि भारत इसका साझेदारी सदस्य नहीं है। ऊर्जा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत यूएनईपी का साझेदारी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, कनाडा, ये सारे देश हैं। भारत ऊर्जा संसाधन समाज 2015 का साझेदार एनजीओ है। ठीक है, ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। चलो हम इसको निकालते हैं। प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारिक बायो रेमिडिएशन तकनीक में कौन सा या से लाभ है? एक प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ रखने की तकनीक है। क्या बोल रहा है? प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया, क्या बोल रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? जैव निम्नीकरण प्रक्रिया संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ रखने की एक तकनीक हो। हाँ, हम मान सकते हैं जैव निम्नीकरण की तरफ हम जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक, ठीक है, संदूषक का मतलब प्रदूषक से उल्टा हो गया, संदूषक मतलब जो पर्यावरण को लाभ पहुँचाए, सूक्ष्म जीवों और जैव उपचारक द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पूरी तरह, जो कि यूपीएससी का एक ऐसे बोल सकते हैं, हमें हिंट देती है कि पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है किससे? कैडमियम और लेड से। तो ये तो नहीं हो सकता, जैसे हम इसको तो हम काट ही सकते हैं। अब देखो, जिसमें 2 ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, आई एम सॉरी। दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो ही जाएंगे, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, बच गया सी और ए। इसमें क्या होता है? जैव उपचारिक के लिए विशेषतः अल्प विकसित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरी का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ही किया जा सकता है। देखो, इसके अंदर कुछ ऐसा हमें यूपीएससी ने फंसाने के लिए कोई ऐसा शब्द भी नहीं डाला है और डायरेक्ट अप्लाई किया है, तो हम इसको मान सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे जैव उपचारिका तकनीक के लिए इसका विषाक्त और गैर विषाक्त पदार्थों के करने के लिए ये हो सकता है, जैसे इसके अंदर हो गया सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव उपचारक के साथ साथ संदूषक का उपचार नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैडमियम लेड भारी धातुओं का उपयोग अवशोषित नहीं किया जा सकता, दैट इज़ द राइट आंसर। सूक्ष्म जीवों को आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने ये चीज़ देख लिया था। चलो हम ऊपर चलते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त, जैसे हम इसको हम देखें, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं माइक्रोबीट्स के लिए अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है, इसको हम छोड़ सकते हैं। और जैसे मैं बता दूं, एक माइक्रोबीट्स होता है जो कि प्लास्टिक होता है, जिसका सबसे छोटा हिस्सा होता है माइक्रोबीट्स, जो कि हमारा बॉडी के अंदर या भारी वातावरण के कारण अपनी बॉडी के टच हो जाए या इसके प्रदूषक हो जाए, या हानिकारक पर्यावरण के निर्मुक्त होने वाली, जैसे पर्यावरण वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं, और इनसे हमें अत्यधिक होने वाली चिंता को प्रदर्शित करना है। जैसे समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक, जैसे समुद्र के अंदर प्लास्टिक का निर्मुक्त किया जाता है, जिससे हमें समुद्री पारितंत्र का नुकसान तो होता ही है, जिसमें मछलियों का मर जाना काफ़ी सारा, बच्चों की त्वचा कैंसर होने के कारण मानी जाती है। ये हम एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये अत्यधिक चिंता की बात क्या है, जो माइक्रोप्लास्टिक से ये हमें कोई इतना चिंता वाले करने की बात है नहीं, क्योंकि बच्चों की त्वचा पे कैंसर सिर्फ पैराबैंगनी किरणों से ही माने जा सकते हैं। यूवी रेज से ही हम माना जा सकता है, एक
मतलब हानिकारक। तो ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। ये इतनी छोटी होती है सिंचित क्षेत्र फसल पाद, ये हम एक तुक वाली बात है नहीं, क्योंकि फसल पादपों द्वारा सिंचित हो जाती है। फसल पादप माइक्रोप्लास्टिक्स को सिंचित, क्योंकि अणुओं के रूप में यार पाई जाती है, क्योंकि ये अलग हटके ही हो सकता है, क्योंकि चिंताजनक वाली बात है नहीं। अवशोषित हो भी जाए तो चिंता वाली बात इतनी है नहीं। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों की मिलावट में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता तो है, पर इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में नियंत्रित करना है हमें, ऑप्शन ए। जब इसको मतलब एक तरीके अप्लाइड क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम थोड़ा पढ़ना चाहें। सूक्ष्म जीव अपने वृहद लंबाई चौड़ाई देखो मिलीमीटर कम के आकार में ठोस प्लास्टिक कणों में निर्मित प्राय पॉलीएथीन से निर्मित होते हैं, लेकिन पॉलीप्रोफाइलिन और स्टाइलिन जैसे पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक से निर्मित हो सकते हैं। सूक्ष्म कणिका प्लास्टिक में छोटे छोटे कणों, शैम्पू, बेबी लोशन, फेस, ये हमें बॉडी पे कैंसर का कारण तो नहीं बन पाती। छोटे छोटे देखभाल संबंधी पैमाने में संयुक्त रूप से सूक्ष्म कणिकाएं जीवन के लिए विषाक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, जो कि हम एक तरीके से मान सकते हैं। चलो फसल देखो, फसल जैव मात्रा अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सा निर्मुक्त हो जाती है। देखो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल होती है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसमें आ गया फसल से तो हमें मीथेन भी होती है। अब 2 और 4 एक साथ आ रहे हैं, वो ऑप्शन हो सकता है इसमें। जैसे सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, बच गया बी एंड डी। ठीक, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि अत्यधिक मात्रा में हम फसल और जैव मात्रा अवशेषों को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। अब 1, 2, 4 आ रहा है, जिसके अंदर देख लो। अब यदि हमें ओजोन भी पता नहीं होता, क्योंकि ओजोन को अधिकतर सोचते हैं कि हम तापमंडल में चल जाते, ये तो यूवी किरणों से सुरक्षा करती है, तो ये एक पॉजिटिव वे की तरफ जाती है, तो हमें एक नकारात्मक भाव नहीं बन पाता। तो इसको हम इसके रूप में नहीं सोच पाते। तो यदि इसको हम हटा भी देते हैं तो ऑप्शन डी हमारा निकल के आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि सही है हमारा। देखते हैं इसका आगे क्या होता है। तो भूमि की सफाई में, कीट नियंत्रण में, कटाई में, फसलों में, गन्ना चावल फसल जैव ईंधन, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो कौन कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, और सैनिक मीथेन हो गया, वाष्पशील गैसें, कार्बनिक यौगिक हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन। देखो ओजोन, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ओजोन हो गया, और ओजोन एक महत्वपूर्ण बात है कि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस भी है, ये ध्यान रखना। वैश्विक सामान्य संतुलन और समता की प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। बेंजीन होता है, जैसे मैं बताऊं, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब कठोर पदार्थों के अंदर बेंजीन का यूज किया जाता है। जैसे CH डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, ये इसका C6H6 फार्मूला होता है। हाँ बिल्कुल यही फार्मूला होता है, C6H6 प्रदूषक होता है। स्वचालित वाहन निष्कासित पदार्थ, स्वचालित ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों से बेंजीन निकल सकता है, बिल्कुल एक तरीके से हम मान सकते हैं निकल सकता है। तंबाकू हो गया, लकड़ी हो गया। रोधक किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, अब रोगन किए गए, रोगन का मतलब होता है कि लकड़ी के ऊपर एक तरीके से पेंट की हुई लकड़ी के ऊपर लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। अब लकड़ी से पेंट किया, क्योंकि उसके ऊपर वो सूख जाता है, तो बेंजीन प्रदूषक नहीं बना पाता है।
इसमें हम इसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन गया, जिसमें 4 ऑप्शन है ही नहीं तो वो ऑप्शन भी नहीं है। देखो एक का ऑप्शन, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार। इसमें क्या हो गया, जैसे 4 ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी मतलब कट गया, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हम मान सकते हैं। जैसे पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का पदार्थ, पॉलीयूरेथीन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी धातु जिसके ऊपर पेंट किया जाता हो और पेंट करने के बाद वो सूख जाता है, जो कि एक प्रदूषक का काम नहीं। बेंजीन मतलब प्रदूषक तो होता है पर एक हार्ड जिसे बोलते हैं कि उच्च मात्रा में प्रदूषक नहीं कर पाता क्योंकि वो सूख जाता है। ठीक है, द राइट आंसर। थोड़ी बहुत हमें मतलब ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी। यह है एक रसायन जो कि कमरे के तापमान पर रंगीन और हल्के पीले रंग का तरल होता है। यह जल के थोड़ा ही घुल पाता है। देख लो, ये क्या है, जल में थोड़ा ही घुल पाता है क्योंकि ये बेंजीन टूटता नहीं है। ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ये ध्यान रखने की बात है। ये अत्यधिक प्रक्रिया मानवीय गतिविधियाँ दोनों के लिए निर्मित होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये हो गया कच्चे तेल में शोधन की प्रक्रिया में। बिल्कुल कच्चे तेल जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया। मनुष्य के लिए कैंसर होता है जैसे लसिका और हेमटोपोएटिक, अरे कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूक्लेमिया, साथ ही क्रोनिया, लिम्फोसाइकिल्स, ये ल्यूकेमिया विकास के बढ़ते जोखिमों को उदाहरण देते हैं। ऑटोमोबाइल निर्वातक हो गया, तंबाकू हो गया, लकड़ी हो गया, वॉशिंग मशीन, लकड़ी, फर्नीचर का उपयोग, वॉशिंग की गई लकड़ी। अब वॉशिंग की गई मतलब होता है कि पेंट की हुई लकड़ी, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता। ये काफ़ी मात्रा में इसमें लिखा हुआ है। देखो, उत्सर्जन बेंजीन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जैसे फर्नीचर के ऊपर जैसे वो लगा दे कोई भी पदार्थ हो गया, हमें याद रखना पर मोटर वाहन उद्योग, धूम्रपान, ये देखो याद रखना पड़ेगा हमें। मोटर वाहन उद्योग, धूम्रपान, पर्यावरण, तंबाकू, धुआं, ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। 2020 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला की राख, देखो अब इसके अंदर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद नहीं जानते, पारद अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम एक तरीके से लिए छोड़ देते हैं। बस राख तो होती है, राख में आर्सेनिक, सीसा, बिल्कुल जैसे कोयले की खदानों में कोयले के अंदर, ये आम बात हो सकती है। आम बात क्या होता ही है, सीसा, पारद, आर्सेनिक, जैसे इसके हम छोड़ भी दें तो होते कोयले संचालित विद्युत संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। कोयले संचालित विद्युत संयंत्र बिल्कुल करते हैं। ये ऑप्शन हम इधर राइट आंसर, जिसमें दो नहीं है वो ऑप्शन काट सकते हैं, बी और एक को हम काट देंगे। भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है सर, जिसमें 2 और 3 और 1 आर्सेनिक हम मान ही सकते हैं। कोयले में राख और आर्सेनिक सीसा बिल्कुल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन द राइट आंसर हो गया। जैसे कि देखो ये रहा, कोयले में आप कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं, कोयला अपने आप में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं है, किंतु इसमें जलाने के पश्चात राख, सीसा, पारा, कैडमियम, देखो ये भी सोचने वाली बात है, क्या क्या पाए जाते हैं, सीसा भी, पारा भी, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और शेष बचता है। उपस्थिति के मात्रा में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये हम देख सकते हैं, इसके बारे में आपको PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सबसे ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में चिंता कीजिए। ताम्र देखो, वे पर्यावरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। अब देखो, ये हमें ज़रूरी नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड घातक मात्रा में निर्मुक्त, तो कार्बन ज़रूरी है और भी, ये तो कार्बन, सल्फर के ऑक्साइड भी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ये उत्सर्जित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मात्र घातक मात्रा में तो नहीं हो सकता, ये भी घातक मात्रा में, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन ए कैंसिल, तो ऑप्शन बी है द राइट आंसर। तो एलिमिनेशन ही हो गया, एलिमिनेशन हमें आना चाहिए, 3 ऑप्शन कैंसिल, तो राइट आंसर इज़ द, ये क्या हो जाता है यार इसमें, राइट आंसर इज़ द बी, राइट आंसर इज द बी। ताम्र लीचिंग पर्यावरण में कुछ भारी, देखो UPSC के वो
मैक्सिमम क्वेश्चन से सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जिसके अंदर कुछ या हो सकता है इसमें संभावना ज़्यादा व्यक्त की जाती हो, तो वो सही होने के ज़्यादा चांसेस हो पाते हैं। कुछ भारी धातुएं निश्चालन के कारण बन सकती हैं, बिल्कुल कारण बन सकती है। निश्चालन लीचिंग का कारण बन सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है। देखो इसमें घातक मात्रा में और प्रदूषक में अंतर होता है। ये प्रदूषक का एक ऑप्शन बन सकता है, बिल्कुल प्रदूषक होता है। सल्फर के ऑक्साइड भी प्रदूषक होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्रदूषक होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 2021 में आता है भट्टी तेल, फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीय जैसे रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। तेल शोधक, बिल्कुल तेल रिफाइनरी का उत्पाद है, जिसमें एक नहीं है वो कैंसिल कर दो, मतलब ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए भी करते हैं। बिल्कुल हम मान सकते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए भी कर सकता है ना, कर सकते हैं के लिए करते हैं। जैसे भट्टी का तेल का उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऊर्जा के रूप में करते ही हैं। जैसे कि हम बायोफ्यूल की भी बात आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए बायोफ्यूल का ऑप्शन आ रहा है, जो कि एक ऊर्जा का काम करिए, ऊर्जा पावर का काम करता है। इसके उपयोग पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन करते हैं। गंधक का उत्सर्जन बिल्कुल कर सकते हैं। 1 और 2 जिसके अंदर 1, 2, 3 जिसके अंदर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमें देखने की बात है, ऑप्शन डी। अब देखो एक बार हम देख लेते हैं। ईंधन तेल, भारी तेल, समुद्री तेल, बम्फर तेल, भारी तेल, गैस ऑयल के रूप में पेट्रोलियम उत्पाद की आवश्यक से बिल्कुल सही बात है। क्या करता है ब्रदर? ये हम मान सकते हैं डीजल आधारित विद्युत संयंत्रों में भारी तेल भट्टी, भारी ईंधन तेल, निम्न सल्फर युक्त ईंधन, सल्फर लो सल्फर हैवी, ये बिल्कुल पाया जाए। सल्फर डाइऑक्साइड तेल सल्फर के अवश्य प्रत्यक्ष परिणाम अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान ईंधन से सल्फर तेजी से सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने बोला सल्फर डाइऑक्साइड अंश के रूप में जलना 3 से 5% कक्ष में वाहिनी के भीतर में सल्फर का ऑक्साइड वाष्पीकृत हो सकता है। इसमें भी संभावना है, तो हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है जी। वापस वही आ गया क्या? दिस क्वेश्चन इज द रिपीट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिक अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के लिए निम्नलिखित में से किन किन को उत्सर्जित करती हैं? देखो दोबारा पढ़ते हैं। तंत्रिका अपहास न्यूरोजेनेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट एक लोहे का कण होता है। लोहे का वो होता है, क्या बोलते हैं, अपर रूप होता है। पर्यावरण प्रदूषक के निम्नलिखित के रूप में मोटर वाहन के ब्रेक, मोटर गाड़ियों के इंजन, देखो ये हम मान सकते हैं इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में प्रयोग होने वाली माइक्रोवेव स्टोव में इसका उपयोग नहीं होगा। स्टोव में इसका 3 ऑप्शन काट दो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिजली संयंत्र बिल में इसका बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन तो प्लास्टिक का यूज ज़्यादा किया जाता है, इसमें उपयोग नहीं किया जाता। जैसे देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन टेक्निक हमें ये अपनानी होगी। जैसे इसमें आ गया, जैसे स्टोव देखो माइक्रोवेव स्टोव होता है, इसके अंदर गैसें निकलती हैं जो कि हमें तंत्रिकाओं को खराब स्टोव। अब जैसे इसको अंदर हम देख भी लेते हैं, मोटर वाली ब्रेक जो कि ख़राब हो सकता है, जो कि ब्रेक पैड उपयोग किए जाने वाले लोहे के कारण मैग्नेटाइट सहित वायु के बारीक कण निर्मित कर सकते हैं। और मोटर गाड़ियों के ईंधन हो गया, घरों में देखो इसकी हम चर्चा कर रहे थे। या वो माइक्रोवेव स्टोव विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में उत्सर्जित, ये प्रदूषक के रूप में मैग्नेट कणों का उत्पन्न करने के लिए नहीं जाने जाते। प्रदूषक के रूप में इसके अंदर हानिकारक
किरणें तो निकलती हैं, ये तो डेफिनेटली पता है, तो प्रदूषक के रूप में तो इसको नहीं माने। बिजली संयंत्र में क्या, टेलीफोन लाइन इस बात का साक्ष्य नहीं है। देखो, इस बात का साक्ष्य नहीं है कि टेलीफोन लाइन प्रदूषक के मिनट है। जैसे आप एल्यूमिनेशन का उपयोग करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्टोव को हटा देते हैं कि जो कि आप जैसे काफ़ी सारे, जैसे हम इसका उपयोग माने तो कह सकते हैं कि काफ़ी सारे घरों के अंदर हीट, मतलब जैसे सर्दियों के अंदर हीटर का यूज किया जाता है, स्टोव का यूज किया जाता है, जिसमें ये इतना हानिकारक हो नहीं पाता। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद हमें आंसर तक तो पहुंच ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलिन थैलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीएथिलीन, अब पॉलीएथिलीन का मतलब समझ रहे हो कि यह है एक बहुलक के आधार पर। बहुलक समझते हो, 12th क्लास की बुक केमिस्ट्री के अंदर है कि जो कि रेसे, नायलॉन के रेसे, तो बहुलक बनाने, जैसे रबड़ भी एक बहुलक है, तो प्राकृतिक कृत्रिम दो तरफ के बहुलक पाए जाते हैं। जैसे पॉलीएथिलीन, ये टेरेप्थेलेट का उपयोग है। अब इसका हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये जंतुओं के ऊन, कपास तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ऊन के साथ किया जाकर इसे रस्से बनाए जा सकते हैं, जो कि प्लास्टिक भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिसमें एक नहीं है वो आंसर गलत कर दो जी, कर दो। ये भी आंसर ख़त्म, ये भी आंसर ख़त्म। ऑप्शन सी है, ए एंड सी। देखो, अब इसके अंदर या तो ए आएगा या सी आएगा, मतलब दो ऑप्शन तो देखना ही नहीं है। कौन सा देखना है? तीसरा एंड चौथा, ठीक है। इससे बनी बोतल फिर भी देख ही लेते हैं। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय में रखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, पोली मतलब एथिलीन, इसका उपयोग मादक पेय जैसे शराब वगैरह होता है, इसके अंदर रखने के लिए नहीं किया जा सकता। मादक मतलब पीने योग्य पदार्थ। इससे बनी बोतलें पुनर्चक्रण कर इसके अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ही बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन ठीक है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल निपटान किया जा सकता है। इसका ग्रीन हाउस गैसों को उपयोग करके उत्सर्जन किए आसानी से निपटान, इसका आसानी से निपटान नहीं किया जा सकता। जैसे 1 और 3, तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ नॉलेज भी हमारी काम आती है पिछले पढ़े हुए जो। निम्न पर विचार कीजिए। पहले देख ले में पूछ क्या रहा है। वातावरण में उपयुक्त गेज किसकी कितनी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। अब अम्ल वर्षा तो हर किसी बालक 6 क्लास के बालक को भी पता होती है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, इसमें ओजोन तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अम्ल वर्षा ओजोन से कोई लेना देना ही नहीं है। कार्बन इसमें होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गया, इनकी बात ज़्यादा होती है। ये भी याद रखना पड़ेगा। मतलब 2 और 4 तो है ही है, इसमें 2 और 4 तो होगा ही होगा। अब 2 और 4 जिसके अंदर है वो द राइट आंसर हो गया। फर्स्ट कैंसिल, सेकंड कैंसिल और फोर्थ कैंसिल, तो बी इज़ द राइट आंसर हो गया। ये देखना पड़ता है, मतलब बी इज़ द राइट आंसर हो गया। ये हमें ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सल्फ़र के ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ठीक है, सल्फ़र नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो इसमें साथ साथ नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जैसे गिरने वाली जल सामग्री के साथ धुल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम इसको निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक, प्रयुक्त होता है। स्नेहक लुब्रिटेंट, इसको तो काट ही दीजिए, ठीक है। अग्निमंधक, बिल्कुल इसका प्रयोग किया जाता है। फोम एजेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। एरोसोल तो आप सभी को पता ही है किया जाता है। तो आई गेस ऑप्शन 3 इन द राइट आंसर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक रसायन का एक समुच्चय जो कि शीतलन के प्रशीतन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक रसायनों में किसका उपयोग किया जाता है? शीतलन का उपयोग किया जाता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा।
कि इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है। CFC का उपयोग शीतलन में किया जाता है। किसके अंदर, औद्योगिक रसायन इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, शीतलन के तौर पे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो गया। देखो स्नेहक एक वो था शब्द जिसके बारे में हम बता देते हैं। ये मुख्यतः रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और इंसुलेटिंग फोम, एरोसोल प्रोपेलेंट में उपयोग के लिए उत्पादक किया जाता है। साथ ही विलायक के रूप में, अग्निशमन के रूप में उपयोग किया। इसका उपयोग स्नेहक बनाने के उपयोग में नहीं किया जा सकता। ये हमें याद रखने की बात है। ये हम देख सकते हैं। पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली। ठीक है, एक्वाकल्चर प्रणाली जैव बायो फिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव निस्पंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को उठाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। जैव निस्पंदक बिना खाए हुए, अब खाने के बिना तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, मुझे एलिमिनेट लगना चाहिए ये शायद। जैव निस्पंदक मत्स्य अपशिष्ट विद्यमान अमोनियम नाइट्रेट में बदल जाते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन बदल जाते हैं। नीचे अमोनिया नाइट्रेट। जैव निस्तेय जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्वों के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। ये भी मान सकते हैं, ऑप्शन होना तो यही चाहिए। देखते हैं 20 सही है, पर कौन कौन से सही है ये देखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैव निस्पंदन प्रणाली जल के शुद्ध करती है, जो कि हानिकारक अपशिष्टों के खाए हुए चारे को हटाती है, विष रहित रहती है। जैव निस्पंदन सूक्ष्म जीवों को उपयोग करते हैं जो विद्यमान प्रदूषकों को विखंडित करने के लिए किसी कार्बनिक माध्यम स्थिरता होकर यौगिक के रूप में निपटान करने के लिए सक्षम हो पाती है। भाई ये ऑप्शन सही है, इसे तो पता नहीं, पर ये ऑप्शन सही है। बिना खाए जैव निस्पंदन बिना खाए हुए मत्स्य चारों को उठाकर अपशिष्ट उपचार में बदल सकते हैं। एक एक्वाकल्चर प्रणाली है जो कि पानी को शुद्ध रखने के लिए काम आती है। पानी को शुद्ध रखने के लिए तो यमुना नदी में भी कुछ अक्कड़ पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन फास्फोरस अपशिष्ट के उत्पादों को उठाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार जैव जलीय प्रणाली फास्फोरस सामग्री को नहीं बढ़ाते। अच्छा, फास्फोरस उत्पादों को उठाने के लिए किया जाता है जैव निस्पंदन। देखो ये याद रखने वाली बात है, गलत इंसान से गलतियाँ होती है। देखो इधर राइट आंसर हो गया। अपशिष्ट ये तो हो ही गया था अपना। देखो एक तो हम पहुँच ही गए थे, मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये वो जल मत्स्य के लिए पोषक तत्वों के रूप में फास्फोरस को बढ़ाता है। पोषक तत्वों के रूप में फास्फोरस को बढ़ाता नहीं, बल्कि फास्फोरस को ये हटाता है। ये याद रखना पड़ेगा मैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण खनन गतिविधियां विश्व में पारा प्रदूषक का स्रोत है। अब विश्व में पारा प्रदूषक का स्रोत, तो विश्व में पारा, भाई ये एकमात्र तो नहीं हो सकता, जो कि स्पेशल दे रखा है कि स्वर्ण खनन पारा प्रदूषक का स्रोत है। बिल्कुल हो सकती है, पर यह एकमात्र खनन नहीं हो सकती। कोयला आधारित उसमें संयंत्र पारा का प्रदूषक होता है, बिल्कुल होता है। पारा के संयंत्र में आने वाले कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि पारा के संपर्क में आने वाले कोई भी ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। भाई एक तो ऑप्शन गलत है, मेरे को बी ऑप्शन द राइट आंसर लग रहा है। देखो फिर भी देखते हैं। ऑप्शन 1 सही है बहन, सॉरी। लोगों द्वारा वैश्विक उत्सर्जन में स्वर्ण खनन के भाई गलत आ रहे हैं। 35% अधिक योगदान होता है।
35% अधिक योगदान होता है। ऑप्शन कथन 2, कोयले के कण जीवाश्म ईंधन के लिए पारा संयंत्र बहुत अधिक होता है, सांद्रता बहुत अधिक होती है जिस जीवाश्म ईंधन में दहन में शक्ति संयंत्रों की तुलना में। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3, स्वास्थ्य अन्य नियामक नियामकों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। अत्यधिक पारा अत्यधिक विषैला होता है। जैसे मैं आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूँ। मैक्सिमम कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमें कोई एक स्टेटमेंट से हमें पता लग ही जाता है कि ये सही है ना। जैसे एक स्टेटमेंट हमें पता लग गया कि ये सही है, जैसे ये सही है, ठीक है। अब ये सही है तो मैक्सिमम कंडीशन ये होता है कि 3 में से 2 होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे हमें कुछ नहीं पता और हम लग रहा है कि हम बस नैया डूबने वाली है, तो हम एक कदम उठा सकते हैं रिस्क की तरफ, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी। पर ज़्यादा कंडीशन ये होता है कि 3 में से 2 ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 5 में से 3 होते हैं और 4 में से भी 3 या 2 होने के, तो मतलब 3 में से 2 होने के तो कंफर्म चांस होते हैं। तो ये ज़रूरी है याद रखना में। 2024 में देखते हैं भाई साहब, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के उपयोग में रेल ईंधन के, ठीक है। जब सबसे बड़ा तो देख नहीं सकते ना, अब तो ये इलेक्ट्रिक हो गया, तो जैव ईंधन का उपयोग करने के लिए जहाज का उपयोग, अब जहाज भी नहीं मान सकते हम। एक्स क्योंकि धातुओं के निष्कर्षण एक्स नहीं, विद्युत अभी भी कोयले से किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले से ही किया जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले से ही किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम के लिए खरीदने के लिए किसी के पास इतने पैसे है नहीं। तो डी ऑप्शन हम इसके बारे में बता सकते हैं। भाई ये ऑप्शन भाई मेरा गलत हुआ था मुझे लगता है। देखो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, ये ज़रूर देखना है कौन सा कथन सही है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम गम पर्यावरण प्रदूषक का स्रोत माना जा सकता है। बिल्कुल माना जाता है, हमारे घर से भी सुनते हैं क्योंकि प्लास्टिक होता है, पेट में चला जाएगा, चिपक जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद या गम बेस प्लास्टिक होता है, बिल्कुल होता है। ये इलास्टिसिटी प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक बिल्कुल होता है। ये दोनों ऑप्शन द राइट आंसर होते हैं। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये हम तो बेसिक सा है ये तो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एल्किल और और एल्किल पदार्थों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में हम विचार करते हैं। परफ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों में पेयजल खाद्य पैकिंग सामग्री में व्यापक रूप से किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से वो होता है जैसे ये पॉलीफ्लोरोएल्किल, जैसे क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर वगैरह का तौर पर काम किया जा सकता है बहुलक तौर पर। क्या पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होता, डिग्रेड तो नहीं होता, प्लास्टिक ही नहीं होता, तो ये तो कहाँ से होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या हुआ, PFAS में लगातार संपर्क में परिमाण स्वरूप जंतुओं में शरीर में जैव संचय हो सकता है। जैव संचय मतलब शरीर की गिरावट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। राइट आंसर है बिल्कुल भाई जी, डी ऑप्शन। लोगों विभिन्न तरीकों से संपर्क में आने पर लोग इन रसायनों को इतना अधिक ग्रहण कर सकते हैं, उत्सर्जन शरीर में अक्षम, बिल्कुल देखो ये अक्षम उनके शरीर में इनका जैव संचय हो सकता है। संचय मतलब उनके शरीर के अंदर ये पहुंच सकता है, बिल्कुल। जय हिंद भाई साहब, अपना हो गया कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा।